हाँ चलो ध्यान दो। चैप्टर नंबर 13 अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। FCRA वाला टॉपिक आज कवर नहीं करने वाला। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। पेज नंबर 208 पे पॉल्यूशन वाला टॉपिक है, उस पर बात कर लेते हैं। सिंपल सी शॉर्ट नोट है, यहाँ पे बोला हुआ है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्लियरेंस आपको लेना पड़ेगा। और ये बात अपन ने दूसरे चैप्टर में भी की हुई है, वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, चैप्टर 18 एनवायरमेंटल लॉज में हम बात कर रहे थे, उसके बेसिस पे ही है। तो स्टार्टिंग में आइडिया वही है कि अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज के लिए एनवायरमेंट हैजार्ड्स को ध्यान में रखते हुए सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सब के प्रोसीजर रखे हुए कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो कुछ इंडस्ट्रीज के नाम भी दे रखे हैं, पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम रिफाइनरी से रिलेटेड, सीमेंट, थर्मल पावर, बल्क ड्रग्स मतलब फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर्स, डाइज, पेपर एट्सेट्रा, ये सब इंडस्ट्रीज हैं। कहीं ना कहीं इनमें पॉल्यूशन का जो है वो थ्रेट रहता है, उस वजह से इनके ऊपर रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। दो स्टेजेस पे ये काम हो रहा है। फर्स्ट बोला कंसेंट टू एस्टैब्लिश, मतलब जब आप फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो उससे पहले आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। कंसेंट टू एस्टैब्लिश हो गया कि हम सेटअप करें या नहीं। और उसके बाद जब बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो कंसेंट टू ऑपरेट, वो एक सर्टिफिकेट अलग से इशू कराना पड़ेगा। तो दो स्टेजेस में एप्लीकेशन करना है, यहाँ पे ये बोलती है। 5 ईयर्स के लिए मैक्सिमम इस टाइप का लाइसेंस या परमिशन जो है वैलिड रहती है, फिर रिन्यू करवा लो। अब ये ड्यूरेशन स्टेट वाइज अलग अलग भी हो सकती है, कहीं पे 5 ईयर्स के बदले ड्यूरेशन कम ज़्यादा भी हो सकती है, ऑन एन एवरेज बताया। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, इन्होंने क्या किया, पॉल्यूशन इंडेक्स के बेसिस पे कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया इंडस्ट्रीज को। वो कलर कोड दे दिया उन्होंने, जो हाईएस्ट पॉल्यूटिंग है उनको रेड कैटेगरी में रखा, फिर उससे कम में ऑरेंज कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी और वाइट कैटेगरी। ग्रीन और वाइट जो है वो लीस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हो गई। वाइट वाले में तो बोला ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली नो पॉल्यूशन, उस टाइप की कैटेगरी है, तो जहाँ पे कोई एनवायरमेंटल हैजार्ड्स नहीं है तो उस सेंस में कैटेगराइजेशन कर दिया। अब ये जो वाइट कैटेगरी है, इनको एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं। वाटर एक्ट और एयर एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने की या परमिशन मांगने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो। उसके साथ साथ कुछ और रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर या कंडीशंस आ सकती है, तो वो समझ लेते हैं क्या है। इन्होंने बोला कि वाइट कैटेगरी में अगर आप सेटअप कर रहे हो तो SPCB को 30 डेज के अंदर अंदर एक इंटीमेशन दे दो कि हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। पहले कंसेंट मांगना कि ऑपरेट करें या ना करें, वो बर्डन उनके ऊपर नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन ही नहीं क्रिएट हो रहा, तो परमिशन वाली बात ही नहीं उस सेंस में। और क्या कंडीशन फुलफिल करनी, बोला जिस लोकेलिटी में आपको इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बोला है, लोकेशन उस हिसाब से ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्री में वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका प्लांट एंड मशीनरी, मैक्सिमम कैप है। स्मॉल स्केल वालों को जनरली इस कैटेगरी में रखना है, ये समझ में आ रहा है। देयर विल नॉट बी एनी डिस्चार्ज ऑफ द ट्रेड एफ्लुएंट्स। थर्ड और फोर्थ पॉइंट में वही बोला, कोई भी टॉक्सिक या हैजार्डस चीज़ें आप कहीं पे डिस्चार्ज नहीं कर रहे, पानी में, एयर में, कहीं पे भी, इससे कोई पोल्यूशन क्रिएट हो, क्योंकि कर रहे हो तो फिर वाइट कैटेगरी में नहीं आ पाओगे, इसलिए वो पहले डिनाई कर दिया। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग NOC फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ज़्यादा कुछ टेक्निकल पॉइंट बोला नहीं, सिर्फ इतना बोल दिया ऑनलाइन अप्लाई कर दो SPCB की वेबसाइट पे। 4 मंथ्स के अंदर अंदर उनका रिप्लाई आ जाना चाहिए। वो ड्यू डिलीजेंस करेंगे, इंस्पेक्शन साइट पे आके भी कर सकते हैं, और उसके बाद या तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा, तो इतना ही हो सकता है। यहाँ पे पॉल्यूशन वाली स्टोरी कंप्लीट है, इसमें इतने ही पॉइंट्स हैं। इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो भी बहुत सिंपल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की बात हो रही है, IEC बोला जाता है। तो अगर आपका बिजनेस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, तो ऑब्वियसली एक रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं हो सकता है। तो जो लाइसेंस मिलता है इसको IE कोड बोला जाता है। और गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, तो ये एंटिटी का काम है इस चीज़ को मैनेज करना। और ये लाइसेंस लाइफ टाइम वैलिड होता है, ये इन्होंने चेंज किया। कुछ साल पहले ऐसा था कि हर साल रिन्यू करवाना पड़ता था, फिर उन्होंने गवर्नमेंट चेंज हुई तब बोला 20 ईयर्स के लिए हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, अब लाइफ टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो एक बार आपने लाइसेंस ले लिया, आपको रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। हाँ, कभी सरेंडर करना चाहते हो, बिजनेस बंद कर दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो सरेंडर कर सकते हो, बट रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो वो अच्छी बात है। कंप्लायंस पे टाइम जो वेस्ट होता है वो बच जाएगा। फिर बाकी एग्जांपल्स दे दिए, कस्टम क्लियरेंसेस के टाइम पे, फॉरेन एक्सपोर्ट्स के टाइम पे, फॉरेन करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करते टाइम, पेमेंट करते टाइम, सब जगह आपको ये IEC कोड नंबर जो है मेंशन करना पड़ता है। तो पर्पस ही वही है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे आपको इसको कोड करना है, तो उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वहाँ पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई भी टाइप की बिजनेस एंटिटी हो, आपकी प्रोप्राइटरशिप हो या कंपनी हो, IEC कोड सबको मिल सकता है, तो उसमें कोई कंपनी एसएससी होना मैंडेटरी नहीं है, वो भी क्लैरिफाई कर दिया।
नेक्स्ट इसके बाद बोल रहे हैं इसके लिए एप्लीकेशन करना है तो ऑनलाइन वेबसाइट पे कर लो, DGFT का पोर्टल है, वेबसाइट का लिंक दे रखा है आपको, और बाकी डिटेल्स जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एंड एवरीथिंग वो यहाँ पे आपको अटैच करना होगा स्कैन करके। अब वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में मेरा कुछ काम नहीं हुआ, एक बार कैजुअली रीड करोगे पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग लाइसेंस की बात हो रही है, अब ये मेडिसिन की बात हो रही है, ड्रग लाइसेंस, बाकी चीज़ों में लाइसेंस मिलता भी नहीं, तो यहाँ पे है ना फार्मेसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला हुआ है ड्रग लाइसेंस वैसा है। तो इसमें भी दो अथॉरिटी, एक सेंट्रल लेवल पे है और एक स्टेट लेवल पे अथॉरिटी है। अब यहाँ पे लाइसेंस अगर आपको ऑब्टेन करना है तो उसको दो कैटेगरी में बांट दिया, एक बोल दिया है रिटेल ड्रग लाइसेंस और दूसरा है होलसेल ड्रग लाइसेंस। ठीक है, जैसा बिजनेस, अगर आप डायरेक्ट कंज्यूमर को मेडिसिन बेच रहे हो, केमिस्ट की शॉप है, ऐसा कुछ है, तो रिटेल ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। अदरवाइज होलसेल वाला बिजनेस हो तो वैसे। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। अगर आप रिटेल ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये लाइसेंस ऐसे ही किसी को भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इसके लिए डिप्लोमा या बैचलर इन फार्मेसी या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और आपने ऐसी डिग्री अचीव की होगी तो उसके बेस पे लाइसेंस मिलेगा। बिकॉज एंड कंज्यूमर को आप मेडिसिन दे रहे हो, उस मेडिसिन का रिएक्शन उस पर कुछ भी हो सकता है, तो मेडिसिन देने में कोई गलती ना हो जाए उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, इसलिए फिर ये ड्रग लाइसेंस वाला पॉइंट यहाँ पे रख दिया। होलसेल वाले केस में ये ड्रग लाइसेंस वाली कंडीशन, मतलब जो क्वालिफिकेशन वाली कंडीशन है उसको थोड़ा सा इजी कर दिया कि होलसेल ड्रग लाइसेंस विदाउट दैट क्वालिफिकेशन भी मिल सकता है। रीजन बीइंग कि आप जिसको दवाई बेच रहे हो वो रिटेलर है और वो पढ़ा लिखा है इस फील्ड में, तो कुछ गलत दवाई आ भी जाएगी तो वो आपको बता भी देगा। तो होलसेल बिजनेस करने में उतना क्वालिफिकेशन का जो कंपल्शन है वो नहीं है, लेकिन रिटेल वाले में रहेगा। नेक्स्ट, अब बोला है कि अगर आपको एक केमिस्ट की शॉप या होलसेल ट्रेड सेट करना है तो उसके लिए और क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहला जो एरिया है आपकी शॉप का, प्रीमाइसिस का, उसका एक कारपेट एरिया और वो बता दिया 10 स्क्वायर मीटर्स कम से कम इतना शॉप का एरिया होना चाहिए। 10 स्क्वायर मीटर्स इज अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 स्क्वायर फुट। इतनी छोटी शॉप, 100 स्क्वायर फुट बहुत छोटा एरिया हो गया, ये 400 है, इसका 1/4 उतना हो गया, तो कम से कम उतना शॉप का एरिया तो होना चाहिए अगर आप एक मेडिकल स्टोर या ऐसा कुछ फार्मेसी की शॉप स्टार्ट कर रहे हो तो। और बोला कि अगर आप रिटेल और होलसेल दोनों काम कर रहे हो तो उस सिचुएशन में एटलीस्ट 15 स्क्वायर मीटर्स, तो उससे 9 टाइम्स कर लो, 135 स्क्वायर फुट जैसा कुछ होता है, तो उतना एरिया आपका होना चाहिए एटलीस्ट। स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। अब मेडिसिन में क्या होता है ना, सारी मेडिसिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप स्टोर नहीं कर सकते, आपने देखते लिखा भी होता है सनलाइट से उसको दूर रखना है या इतने डिग्री से नीचे स्टोर करना है, तो आपको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी अगर केमिस्ट के पास नहीं है तो सारी मेडिसिन खराब हो जाएंगी, तो बेटर है कि वो रेफ्रिजरेशन होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट में आगे फिर जो स्टाफ आप अपॉइंट करोगे वो भी टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, जिसको नॉलेज हो कि भाई कौन सी मेडिसिन है क्या है, उसके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पे करते हैं। होलसेल और रिटेल में दोनों में जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपको ध्यान रखनी है। और फिर लाइसेंस ऑब्टेन करना है तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, अगेन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में मेरा काम नहीं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के नाम ही पढ़ने हैं बस। नेक्स्ट ब्लॉक पे चल रहे हैं FSSAI, नाम सुना हो मे भी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फूड बिजनेस में एंटर होना है तो ये रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसमें बोला है 14 डिजिट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है। फूड पैकेट्स या पैकेज फूड बेच रहे हो तो उस पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होना चाहिए। रेस्टोरेंट या ऐसा कुछ है तो वहाँ पे आपको उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा कि भाई रजिस्टर्ड है, ये नेसेसरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट ने इसके रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, FSSAI लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशन। अब आप फूड मैन्युफैक्चर करते हो, स्टोर करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इनमें से कोई भी काम करो ये लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। बट इसको इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक FSSAI रजिस्ट्रेशन है और एक लाइसेंस है। दोनों चीज़ों में टेक्निकल डिफरेंस है और वही मेन टॉपिक है यहाँ पे जो अपने अभी डिस्कस करने वाले हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात की है। रजिस्ट्रेशन पेटी फूड ऑपरेटर्स को चाहिए। पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स मतलब जो एकदम स्मॉल स्केल पे या टाइनी स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स या फूड स्टॉल्स होते हैं, या फिर अपने ये स्ट्रीट कार्ट्स होती है कि जो फूड स्टॉल पे इमिडिएटली कुछ खाना बना के बेच रहे हैं, वैसा कुछ है, फूड ट्रक है, ऐसा कुछ है, तो छोटी ईटरी है या ऐसा कुछ रेस्टोरेंट टाइप है, तो इनके लिए ये पेटी फूड ऑपरेटर जितने भी हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है, क्योंकि वो लोग पैकेज फूड नहीं बेच रहे, पैन इंडिया सेल नहीं कर रहे, ओवर द स्टेट कोई उसको प्रिजर्व करने वाला खाना नहीं बेच रहे, वो तो इमीडिएटली कुक करके दे रहे और डेली बेसिस पे इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर। अब इसमें कौन कौन कवर होगा वो बताया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको जो बोला, फूड स्टॉल और हॉकर्स और रिटेलर्स, इनकी बात हो रही है। सेकेंड पॉइंट में बोला अगर आप
फंक्शंस में, गैदरिंग्स में खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो भी ये रजिस्ट्रेशन आपको लेना है। केटरर्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि केटरर्स का काम जो है वो तो रेस्टोरेंट वाला हो गया, या वो तो ऑन द स्पॉट कुक करके दे रहे हैं। यहाँ पे उनकी बात हो रही है जो खाना डिलीवर कर रहे हैं। तो फिर ये होगा कि आपने बल्क में ऑर्डर ले लिया, खाना बनाया और उनके प्रीमाइसेस पे कोई गैदरिंग में या फंक्शन में डिलीवर कर दिया, तो उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन नेसेसरी। अदर फूड बिजनेसेस जिनका एनुअल टर्नओवर 12 लाख रुपीज से ज़्यादा नहीं, मतलब मंथली 1 लाख का सेल, तो वो फूड बिजनेस में 1 लाख का सेल मंथली कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, बहुत नॉमिनल सी बात है, बिकॉज मार्जिन फिर उसमें से उतना ही निकलेगा वैसे। और ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है आपकी, वो इस लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो यहाँ पे दे रखी है, नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। उन्होंने बोला अगर आप फूड प्रोडक्ट मतलब फूड खाने पीने की चीज़ें बना रहे हो तो डेली 100 kg या डेली 100 लीटर्स, उससे ज़्यादा का प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर आपकी है तो फिर आप ये टाइनी या पेटी फूड ऑपरेटर में नहीं आओगे, फिर आपको लाइसेंस के लिए जाना पड़ेगा जो सेकेंड स्टेज पे। वैसे तो छोटे ऑपरेटर की एक डेफिनेशन होगी कि डेली फूड प्रोडक्शन 100 kg या 100 लीटर से ज़्यादा नहीं। दूसरा, प्रोक्योरमेंट और हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ मिल्क इज अप टू 500 लीटर्स पर डे। ये अगर मिल्क इंडस्ट्री में आप हो तो उसमें ये लिमिटेशन हो गई। तीसरा पॉइंट बोला अगर स्लॉटर हाउस है ऐसा कुछ, ठीक है, वो मीट वाली कैटेगरी हो गई, तो उसमें बोला है कि स्लॉटर हाउस की भी कैपेसिटी होती है कि दिन में कितने एनिमल्स स्लॉटर कर सकते हैं, तो उसके बेस पे डिसाइड होगा कि वो पेटी में आते हैं या अदरवाइज आते हैं। तो बोला अगर लार्ज एनिमल्स का स्लॉटर हाउस है तो अप टू 2 एनिमल्स पर डे, अगर स्मॉल एनिमल्स है तो 10 एनिमल्स पर डे, और पोल्ट्री है तो 50 पोल्ट्री बर्ड्स पर डे, क्योंकि स्लॉटर हाउस में भी स्लॉटरिंग में टाइम लगता है, एक प्रोसीजर है अपना, तो वो प्रोसीजर के बेसिस पे यहाँ पे लिमिट बताइए। इससे ऊपर की कैटेगरी है तो लाइसेंस पे जाना पड़ेगा, इतनी कैटेगरी है तो रजिस्ट्रेशन नंबर चलेगा। और नेक्स्ट, पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन FSSAI रजिस्ट्रेशन बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन इन फॉर्म ए। ये एप्लीकेशन के लिए फॉर्म ए बता दिया, 7 डेज के अंदर अंदर वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा। ऑनलाइन भी आप इस चीज़ को सबमिट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। बाकी वही डिटेल्स, फोटो एंड ऑल वो सब देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट आपके प्रीमाइसिस पे लगा के रखना जहाँ पे भी आप बिजनेस कर रहे हो। लाइसेंसिंग की बात करें तो ये इससे लार्जर स्केल पे हो गया। इसमें बोला लाइसेंस 2 टाइप के, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस, इसमें भी डिवीजन है। अगर आपका बिजनेस एक स्टेट तक लिमिटेड है तो आप स्टेट लाइसेंस ले लो, मल्टीपल स्टेट्स में पैकेज फूड बेचने वाले हो तो फिर सेंट्रल लाइसेंस ले लो, तो वैसे रहेगा। लार्ज फूड मैन्युफैक्चरर्स के लिए लाइसेंसिंग एप्लीकेबल है ऐसा बोल दिया, और मिड साइज वाले स्टेट लाइसेंस ले सकते हैं, उससे भी काम हो जाएगा। फीस का भी फर्क पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फीस कम होगी, लाइसेंस फीस ज़्यादा होगी। फॉर्म दे रखा है फॉर्म बी, जिसके अंदर आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन, एफिडेविट, ये सब चीज़ें एप्लीकेबल रहेंगी। लाइसेंस की लाइफ नॉर्मली 1 साल से 5 साल होती है, फिर रिन्यूअल बेस पे रहता है। आपको अगर लार्जर ड्यूरेशन के लिए चाहिए तो फिर उसके लिए आपको फीस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, तो एट अ टाइम आप 10 साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मना नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये स्टोरी है FSSAI रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की। और कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनीज को इसके रेगुलेशन फॉलो करने भी पड़ते हैं। अपन बड़े ब्रांड्स में ऐसे मैटर देख चुके हैं ना, मैगी वाला केस अपन ने देखा था, लाइसेंस तो था उनके पास लेकिन फूड सेफ्टी का जब क्वालिटी का इशू आया तो उसको उन्होंने बंद कर दिया था, फिर वापस सारा वेरिफिकेशन हुआ। बीच में ये पतंजलि के हनी में भी मैटर आया था, किसी ने वो एलिगेशन लगाया कि इसमें शुगर सिरप मिक्स करते हैं कॉस्टिंग बचाने के लिए। हनी में शुगर नहीं होना चाहिए ना, दैट इज़ अ प्योर फॉर्म। फिर उसमें क्या होता है ना, वो कॉस्टिंग कम करने के लिए वो या उसकी स्वीटनेस बढ़ाने के लिए शुगर सिरप ऐड कर देते तो टेस्ट चेंज हो गया, लेकिन वो तो हार्मफुल हो गया। कोई हनी कंज्यूम कर रहा है और शुगर कंज्यूम नहीं कर सकता है, उसको तो पता ही नहीं इसमें शुगर सिरप है, तो हेल्थ रिस्क हो सकता है, वो इलीगल। बट रिपोर्ट में ऐसा कुछ मिला नहीं था, बट कुछ सैंपल्स उन्होंने टेस्ट किए थे। डेयरी मिल्क वाले का मैटर हुआ था बहुत साल पहले, ये 2000s की बात कर रहा हूँ मैं। तो डेयरी मिल्क में एक बार ना समर सीजन में वो वर्म्स निकल आते हैं ना, खाने में भी नहीं तो कीड़े पड़ जाते हैं गर्मियों में, तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है। तो चॉकलेट में हो गया, तो मीडिया में आ गया कि यार ये तो, और तब के टाइम में उनकी स्ट्रैटेजी मार्केटिंग की ये थी कि वो बच्चों को टारगेट करते थे, क्योंकि चॉकलेट जो है वो मेजरली बच्चे कंज्यूम करते हैं, तो उनका टारगेट कस्टमर जो था वो बच्चे थे। और उसमें अगर चॉकलेट में ऐसे कीड़े निकल रहे हैं और न्यूज़पेपर में आ रहा है और मीडिया में आ गई बात, तो ऑब्वियसली उनकी ब्रांड रेपुटेशन तो खत्म हो गई थी उस पॉइंट पे। और इतना बड़ा ब्रांड और कंज्यूमर बच्चे, तो पेरेंट्स तो पहले ही रेजिस्ट करेंगे कि भाई ये कैडबरी तो नहीं खानी। अब देखो हर कोई समझता है खाने पीने की चीज़ों में गर्मियों में घर में भी ऐसा होता है, आपके घर में भी कुछ अनाज होगा उसमें भी कीड़े पड़ जाएंगे, फ्रिज में कोई चीज़ नहीं रखी बाहर रख दी तो भी थोड़ी देर में खराब हो जाएगी, रेस्टोरेंट में जाओगे वहाँ पे भी होने वाला है। तो खाने के आइटम्स में ये सब चीज़ें कभी ना कभी होने ही वाली है। लेकिन वो इतना बड़ा ब्रांड है कि मीडिया में जब ये बातें आई ना तो फिर लोग वो सेंटिमेंट्स में आ जाते हैं कि नहीं यार बच्चों को ऐसा प्रोडक्ट नहीं खिलाना जो खराब क्वालिटी का, तो उनका सेल भी डाउन हो गया, ब्रांड रेपुटेशन पूरी खराब हो गई, और उसको उनको ठीक करने में काफ़ी टाइम लगा। फिर उसके बाद इन्होंने ना उसकी पैकिंग चेंज कर दी। अभी जो डेयरी मिल्क अपने कंज्यूम करते हैं तो उसका जो पर्पल वाला रैपर है वो पूरा पैक्ड आता है, मतलब चॉकलेट ओपन टू एयर नहीं होती। पहले के टाइम में उनका पैकिंग वैसा नहीं था,
वो गोल्डन रैपर जो आता है ना अंदर, जो सिर्फ फोल्ड किया होता है, उस पर रैप किया होता है, वो आता था। और ये पर्पल वाला रैपर ना सिर्फ वो रोल किया होता था, वो ओपन था, आप इन बार को स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हो, उसको टेयर करने की जरूरत नहीं। तो पर्पल वाला जो रैपिंग है नॉर्मल पेपर का था, और गोल्डन वाले उसके अंदर वो रैप करके देते थे, तो उसको ओपन करना बड़ा ईजी है। बट उसकी वजह से ना वो एक्सपोजर टू एयर वाला प्रॉब्लम आ रहा था, और इस वजह से गर्मियों के सीजन में इशू हुआ। फिर उन्होंने एडवर्टाइजिंग कैंपेन अपना निकाला कि भाई हम और ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ या और ज़्यादा सेफ पैकिंग के साथ इसको बेच रहे हैं, ताकि आपकी हेल्थ को फ्यूचर में नुकसान ना हो। और एक फॉर्मल अपोलॉजी कंपनी की तरफ से आई थी कि हुआ तो वेदर की वजह से है, लेकिन कोई ऐसा हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है, और आप कंज्यूम करने से पहले इतना डरो मत। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, फिर लोग भूल जाते हैं। अब तब जिसको पता होगा उसे नहीं खाई, लेकिन कितने दिन नहीं खाएगा, थोड़े टाइम के बाद फिर अपने को तो छोड़ना है, एक कैडबरी में कीड़े निकले थोड़ी ना, सब में निकलने वाले हैं। लोग तोड़ तोड़ के ना चेक कर करके खा रहे हैं, इसमें तो नहीं है ना, अगर ठीक है तो खा लेता हूँ, फिर फर्क नहीं पड़ता ना। थोड़े टाइम के बाद वो कैंपेनिंग से फर्क पड़ गया, और उनका सेल जो है वो नॉर्मल हो गया। इसलिए अभी आप पैकिंग देखते हो तो ओपन पैकिंग नहीं आता। गोल्डन रैपर अगर अंदर है भी, तो पर्पल वाला रैपर ना ऊपर पूरा पैक होता है, ओपन नहीं होता। तो वो उन्होंने उसकी सेफ्टी बढ़ाने के लिए पैकिंग को चेंज कर दिया, ये होता है। नेक्स्ट, एफएसएसएआई के बाद देखना कि आरबीआई वाला टॉपिक आपको दिखेगा, आरबीआई एंड एनबीएफसी। अब ये जो पूरा टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 8 से कनेक्टेड है, आप वहाँ पे लिख के रख सकते हो। अब क्योंकि चैप्टर 8 पूरा है एनबीएफसी के बारे में, तो ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे डिटेल में डिस्कस होने वाले हैं, और मैं वहाँ पे पढ़ा दूंगा, फिर अपने यहाँ पे आके देख लेंगे। अगर सेम पॉइंट्स है तो रिपीट नहीं करेंगे, तो उतना कंटेंट आपका कम हो जाएगा। बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं उसके लिए मुझे एक दिन का टाइम चाहिए। बैंकिंग, आईआरडीए, ये 2 टॉपिक्स हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, और एक अपना एफसीआर है। तो एक दिन का टॉपिक बाकी है, तो आज मैं आगे नहीं करा रहा हूँ। बाकी के टॉपिक्स फिर अपने कल पैकअप करेंगे, ठीक। तो कल चैप्टर एंड हो जाएगा, लास्ट है।